नमस्कार। दूरदर्शन हिमाचल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं हेमलता शर्मा। हिमाचल प्रदेश ने अपनी पात्र जनसंख्या को वैक्सीन की पहली डोज देने का लक्ष्य 100% हासिल कर लिया है और इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश को टीकाकरण अभियान में चैंपियन बताया है। वैक्सीनेशन का ये लक्ष्य हासिल करने में न केवल प्रदेशवासियों की जागरूकता देखने को मिली, बल्कि प्रशासन ने भी इसके लिए भरपूर मेहनत की। हिमाचल प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद हिमाचल ने देश भर के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। किस तरह की ये चुनौतियां रहीं और कैसे ये लक्ष्य हासिल किया गया, किस तरह बाधाओं को पार किया गया, इन तमाम विषयों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक हेमराज बैरवा। बैरवा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहूँगी कि ये लक्ष्य हिमाचल प्रदेश ने हासिल किया है। और पहला प्रश्न आपसे यही रहने वाला है कि हिमाचल प्रदेश ने जो ये लक्ष्य हासिल किया है, इसको लेकर के किस तरह की चुनौतियां रही, किस तरह बाधाओं को पार किया गया और उसके बाद ये लक्ष्य हासिल हुआ? सबसे पहले तो जो आपने बधाई दी, मेरी समझ से इस बधाई के पात्र हमारे प्रदेश की जितनी भी जनता है, जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस अभियान में भाग लिया और जहाँ जहाँ भी हमारी टीमें गई उनको पूरा सहयोग दिया जी। और दूसरा, जो हमारी फील्ड में जो टीमें थी, जिन्होंने नदी नाले पार किए, काफ़ी लंबा पैदल भी चले, वैक्सीन को वेस्ट नहीं होने दिया, मैं समझता हूँ कि बधाई के पात्र वो लोग हैं। जी जी। जहाँ तक चैलेंजेस की बात है, तो आप जानते हैं कि हमारा प्रदेश जो भौगोलिक रूप से काफ़ी कठिन परिस्थितियों का सामना करता है। जी। हमारे पास स्नो बाउंड एरिया भी है, ट्राइबल क्षेत्र भी हैं, दूर दराज के क्षेत्र भी हैं, जैसे बड़ा बंगाल हुआ, डोडरा कुआर हुआ, करसोग की रिमोट पंचायतें हुई। ट्राइबल में हमारे किन्नौर और लाहौल स्पीति की रिमोट पंचायतें एकदम बॉर्डर तक के एरिया हमारे हैं, जहाँ पर लोग बड़े कम रहते हैं। जी जी। और नीचे अगर देखते हैं तो नीचे भी ऐसा नहीं कि ऊना सोलन में चैलेंजेस नहीं थे जी। सोलन में हम देखते हैं तो हमारी इंडस्ट्रियल बेल्ट के अंदर बहुत बड़ी आबादी वहाँ पर निवास करती है और उन सब में वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता लाना भी अपने आप में एक चैलेंज था। जी, तो अभी का जो लक्ष्य है ये हासिल कर लिया है, पहली डोज का लक्ष्य, लेकिन जो आगे की रणनीति अगर हम बात करें, जो दूसरी डोज देने का लक्ष्य है, उसको लेकर के किस तरह से प्लानिंग चल रही है स्वास्थ्य विभाग की? पहला डोज सबके सहयोग से हम लोग अचीव कर पाए और स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि के रूप में मुझे प्रसन्नता होती है कि इस मौके पर मुझे राष्ट्रीय मिशन जो हमारा है स्वास्थ्य मिशन, उसको हेड करने का मौका मिला। जो सेकंड डोज हमारा अभी चल रहा है, मैं बता दूं कि 23 लाख प्लस हमारे सेकंड डोज अभी तक लग चुके हैं जी। हमारी जो अनुमानित आबादी अब जो रिवाइज होकर भारत सरकार ने भी हमें कन्वे की है, वो लगभग 55,23,000 के आसपास है जी। तो हमें उम्मीद है, क्योंकि इसमें आप जानते हैं कि 84 डेज 84 दिन का इसके अंदर अंतराल रखा गया है भारत सरकार की तरफ से। तो उस अंतराल के हिसाब से जैसे जैसे फर्स्ट डोज लगा था उसी पेस पर सेकंड डोज भी लगेगा। हम लोग स्पेशली इस चीज़ के लिए कि कोई ऐसा ना हो कि जिसका डोज ड्यू हो जाए और वो ना लगा पाए, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारी टीमें एडवांस में उन लोगों को कांटेक्ट करें। हमारे यहाँ से रिकॉर्डेड वॉइस SMS उनको जाएं ताकि वो लोग समय पर वैक्सीनेशन केंद्र पर जाएं और अपना टीका लगवाएं। वैक्सीन अवेलेबिलिटी का अभी कोई इशू है नहीं, वैक्सीन हमारे पास भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। आज की डेट में अगर मैं बताऊं तो 12 लाख का स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है जी। अगर कोई समय यहाँ पर जो है तय किया गया हो कि इस समय अवधि में जो दूसरी डोज है, जो पात्र जनसंख्या है, उनको दी जाए, क्या ऐसा कोई समय तय किया गया है? जो अगर 84 दिन से भी कैलकुलेट करते हैं तो ये समय नवंबर अंत तक आता है जी। तो जब फर्स्ट डोज भी हुआ था तो माननीय मुख्यमंत्री ने विभाग के लिए और पूरे प्रदेश के लिए एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य फिर तय कर दिया कि नवंबर तक हम लोग एंड तक इसको अचीव करें और हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम लोग इसको नवंबर अंत तक
अचीव कर लें। जी बिल्कुल। और बार बार जो भी यहाँ पर पात्र जनसंख्या है उन्हें अलर्ट किया जा रहा है कि जब भी उनकी बारी आए तो वो वैक्सीन ज़रूर लगाएं, और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग उन्हें जो है अलर्ट बार बार देगा। और अगर बात करें वैक्सीन का जो ये लक्ष्य हासिल हुआ है, इस बीच प्रधानमंत्री ने स्वयं हिमाचल के स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके साथ संवाद किया है, तो ऐसे में जो दूसरी डोज देने की जिम्मेदारी है कितनी और बढ़ जाती है? डेफिनेटली जब देश के शीर्ष नेतृत्व द्वारा किसी प्रोग्राम के बारे में उतनी सीरियसनेस और उतने उत्साह के साथ जब वार्तालाप किया जाता है, संवाद किया जाता है, तो हमारी जिम्मेदारियां काफ़ी बढ़ जाती हैं। और डेफिनेटली जिम्मेदारी जब बढ़ती है तो फिर कार्य करने का आनंद ही अलग होता है। सो मैं समझता हूँ कि लक्ष्य जो हमारे लिए तय किया गया है, हमारे फील्ड में जितने भी स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं और विभिन्न विभाग, मैं ये ज़रूर आपको मेंशन करना चाहूँगा कि सिर्फ स्वास्थ्य विभाग अकेला ही नहीं है जिसने ये कार्य किया है। हमारे शिक्षा विभाग के कर्मी, हमारे आयुष विभाग के कर्मी, पंचायती राज विभाग के प्रतिनिधि, जिला प्रशासन, सब ने मिलकर इस कार्य को अचीव किया है। और जब सेकंड डोज की जब अचीवमेंट की बात आएगी तो डेफिनेटली हम सब मिलकर सरकार के विभिन्न अंग जो भी हैं सब मिलकर इसको अचीव करेंगे। बिल्कुल, ये तो रही सर लक्ष्य की बात। लेकिन बात करें अगर वैक्सीन के प्रारंभिक दौर की, तो बहुत सारी अफवाहें भी वैक्सीन से जुड़ी सामने आई, जहां पर लोग कतराते थे वैक्सीन लगाने के लिए। तो उस वक्त कितना मुश्किल था लोगों को उन अफवाहों से दूर करना और वैक्सीन लगाने के लिए प्रोत्साहित करना? हिमाचल में आप ये जानकर थोड़ा सा आपको लगेगा कि हिमाचल प्रदेश में जब, जैसा मैंने शुरू में बोला था कि जनता का सहयोग, इस तरीके की अफवाहों को यहाँ की जनता ने ज़्यादा तूल नहीं दिया। यहाँ पर जैसा यहाँ से हमारे बुलेटिन जाते थे, अखबारों में जो खबरें जाती थी, विभिन्न माध्यमों से जो खबरें जाती थी, तो ऑथेंटिक खबरों पर लोग विश्वास करते थे। साथ में जो हमारा नेटवर्क है, जो हमारे देवता कल्चर है, जो हमारे बुद्धिज़्म वाला क्षेत्र है, लामाइज़म जो है, तो उन लोगों में भी, जैसे दलाई लामा जी ने भी जब टीका लगाया तो उसका प्रभाव पूरे लाहौल स्पीति एंड किन्नौर, कुल्लू इन क्षेत्रों में पड़ा। तो उनके जो भी अनुयायी थे उन्होंने टीके को बिना किसी हिचकिचाहट के लिया। जो जैसे हमने जब वैक्सीन संवाद भी किया था तो मलाना की बात हुई थी, तो वहाँ पे जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया कि देवता को उन्होंने उनसे आज्ञा ली, देवता ने को परसुएशन के साथ परमिशन दी। इस तरीके की एग्जांपल ऐसा नहीं कि सिर्फ मलाना में हुए, बाकी भी हमारे जितने भी रिमोट क्षेत्र थे वहाँ पर हुए। एंड जो स्थानीय प्रतिनिधि थे हमारे, जो 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 इन्फ्लुएंशियल लोग सोसाइटी में थे, उन लोगों ने आगे बढ़कर जब टीका लगाया तो जो बाकी समाज का जो वर्ग था वो सब अपने आप आगे आया। और इस तरीके की हेजिटेंसी की समस्या इतनी बड़ी रूप में प्रदेश में नज़र आई नहीं। इक्के दुक्के पॉकेट को छोड़कर वो एक अलग बात है, लेकिन हमें इस तरीके की समस्या जो मतलब बोलते हैं कि वैक्सीन हेजिटेंसी होती है, वो प्रदेश में नोटिस में नहीं है। जी, निश्चित तौर पर अगर प्रदेश की जनता जागरूक नहीं होती तो शायद ही ये लक्ष्य हासिल कर पाता स्वास्थ्य विभाग। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश की जनता ने पूरा साथ दिया है स्वास्थ्य विभाग का। तो एक बात और आपसे जानना चाहेंगे बैरवा साहब कि जो प्रदेश की गर्भवती महिलाएं हैं या फिर जो महिलाएं स्तनपान करवा रही हैं, वो महिलाएं क्या वैक्सीनेशन करवा सकती हैं, और अगर वो करवाती हैं तो उनके लिए कितना सुरक्षित है? जो जैसा आपने लैक्टेटिंग मदर्स एंड प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में बात की है, तो जो भारत सरकार के दिशा निर्देश इस बारे में आए, काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए हैं। लैक्टेटिंग वुमेन के लिए बिल्कुल सेफ़ है, कोई मुझे लगता है इसमें इशू नहीं है। और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी ये सेफ़ है। साथ में भारत सरकार के निर्देश में उन्होंने साफ कहा है कि जहाँ भी प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनकी काउंसलिंग की जाए, उनको समझाया जाए और उसके बाद उनको वैक्सीनेशन के लिए मोटिवेट किया जाए। सो ये एक बिल्कुल ग्राउंड स्तर पर जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनकी ट्रेनिंग हमने की है और उनको इस काउंसलिंग के बारे में समझाया है, ताकि हमारी गर्भवती महिलाएं भी
टीकाकरण से वंचित ना हो। जी बिल्कुल, जो प्रदेश की स्तनपान करवा रही महिलाएं हैं या फिर जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भी वैक्सीनेशन करवा सकती हैं और उनके लिए पूरी तरह से ये वैक्सीन जो है सुरक्षित है। तो इसके बाद बात करते हैं सर बच्चों की, जो है राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर ट्रायल चल रहे हैं और ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो भी पूरी तरह से मेहनत कर रही है। तो क्या उम्मीद जताई जा रही है कि कब तक जो देश के 18 से कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें वैक्सीन मिल जाएगी? डेफिनेटली सबको इसका इंतज़ार है और हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। जो इसका इमरजेंसी ट्रायल इमरजेंसी यूज़ था, एक वैक्सीन की इमरजेंसी यूज़ को परमिशन मिल चुकी है। प्रोडक्शन लाइन में शायद वो वैक्सीन है और शायद शीघ्र ही हमें उसके भी डोजेस मिलेंगे और जैसे ही हमें मिलेंगे हम अगेन युद्ध स्तर पर जो हमारा ये सेक्शन है बच्चों का, इसको भी कवर करेंगे। जी अब बिल्कुल, क्योंकि बार बार ये प्रश्न उठता है कि जो बच्चे हैं उनके स्कूल खुलने हैं बहुत जल्द, तो ऐसे में बच्चे भी कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस करते हैं और जो उनके अभिभावक हैं ख़ासतौर पर वो ये चाहते हैं कि जो वैक्सीन है वो जल्दी से जल्दी आए ताकि उनके बच्चों को भी वैक्सीन उपलब्ध हो सके। तो जो राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर टेस्ट किए जा रहे हैं और जो प्रयास किए जा रहे हैं, तो ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है कि बहुत जल्द जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनके लिए भी वैक्सीन उपलब्ध होगी और सभी को वैक्सीन यहाँ पर मिलेगी। तो इसके बाद बात करते हैं सर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, साथ ही साथ सैनिटाइजेशन को लेकर के कि यदि कोई व्यक्ति उसने दोनों डोज ले लिए हैं वैक्सीन के तो उसके बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और सैनिटाइजेशन कितनी ज़रूरी होती है? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है जी। और इस प्रश्न के जवाब में एक चीज़ यही बोलूँगा कि ये जो बातें आपने कही वो बहुत आवश्यक हैं। जैसा देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि दवाई भी और कड़ाई भी। सो कड़ाई का मतलब हमें मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है और अपने आसपास के क्षेत्र को साफ सुथरा बनाए रखना है ताकि फ्यूचर में कोई भी, क्योंकि कोविड एक अपने आप में जो इसका वायरस है ये म्यूटेट हो रहा है लगातार, इसके नए नए म्यूटेशंस चर्चा का विषय बनते हैं और कई सारे वेरिएंट, इसके वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर हो चुके हैं, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। तो ऐसे समय में कोई नया म्यूटेशन हो जिससे हमें फिर कोई इस तरीके की असुविधा और परेशानी का सामना करना पड़े, तो इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसका हम जिक्र करते हैं, जिसमें मास्किंग, डिस्टेंसिंग एंड सैनिटाइजेशन आर पार्ट ऑफ इट। सो वो हमें करना है, चाहे वैक्सीनेशन हो गया हो या नहीं हुआ हो। जी बिल्कुल, ये बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, बार बार सरकार और प्रशासन भी लोगों से यही अपील करता है कि यदि उन्होंने दोनों डोज वैक्सीन के लिए हों, बावजूद उसके जो कोरोना संक्रमण से बचाव के नियम हैं उनका पूरी तरह से पालन किया जाए, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं और आपके जो अपने हैं वो भी सुरक्षित रह सकते हैं। और इसको लेकर के बार बार जो है सरकार गाइडलाइन भी जारी करती है और ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई बार लापरवाही भी अपनाते हैं, तो उन्हें उस लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो सर इसके बाद बात करते हैं, आपसे पूछेंगे कि कुछ ऐसे किस्से आप हमारे साथ साझा करें जो हमारे दर्शकों को भी पता लगे कि किस तरह से प्रदेश में जो टीकाकरण का लक्ष्य है वो हासिल किया गया है। कोई किस्सा आपके ध्यान में ऐसा हो जहाँ पर वैक्सीनेशन पहुँचाना मुश्किल रहा हो और फिर भी वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुँची हो, वैक्सीनेशन करवाया गया हो? देखिए, प्रदेश में जब इस तरीके की कठिन परिस्थितियाँ थी तो डेफिनेटली किस्से भी होंगे और एक नहीं बहुत सारे होंगे। हो सकता है मैं सारे रिकाउंट भी ना कर पाऊँ। अब जैसे हम किन्नौर के चारंग गांव की बात करते हैं, तो चारंग में हमारे रिमोट में एकदम बॉर्डर से लगभग 25-30 किलोमीटर के पास एक गांव है। तो वहाँ पर हेल्थ विभाग की जब टीम गई तो वहाँ पे एक मोनास्ट्री है, रांगरिक मोनास्ट्री। तो वहाँ हेल्थ की टीम ने पहले रांगरिक मोनास्ट्री की, वहाँ पे नन्स रहती हैं, बौद्ध नन्स, उनको जोमोस बोलते हैं, उनका उन्होंने टीकाकरण किया। जब उनका टीकाकरण हुआ तो गांव के लोगों को भरोसा आ गया कि नहीं टीका ठीक है और फिर उन सब लोगों ने टीका लगवा लिया। आप देखिए लोग कितने चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में काम करते हैं। हमारे सोलन में हमारे एक डॉक्टर हैं, उनको एक बीमारी थी, उस बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद उन्होंने वैक्सीनेशन कंटिन्यू किया। एंड सोलन में मैं आपको बताऊं कि इंडस्ट्रियल बेल्ट में
वर्कर का टाइम शिफ्ट होती हैं, जी जी वो शिफ्ट के हिसाब से काम करते जी हैं। बिल्कुल। तो अगर हम मान लो वैक्सीनेशन हमारा कहें कि हम सुबह 10 से 5 ही करेंगे नॉर्मल टाइम जी। में, तो 10 से 5 ही उनका वर्किंग पीरियड होता है। जी। तो वो तो वैक्सीन उनको लगती ही नहीं। जी। तो हमारे हेल्थ की टीम्स ने सेशंस जो शेड्यूल की, जी 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 उनका टाइमिंग उन्होंने कई बार रात के 10-10 बजे 12-12 बजे तक शेड्यूल उन्होंने रखा, जी सो दैट उनके कैंपस में जाकर, जी उनके रिहायशी क्षेत्रों में जाकर उन्होंने कैंप लगाए और देर रात तक भी उनका टीकाकरण किया। जी तभी हम लोग ये लक्ष्य हासिल कर पाए हैं। जी, बिल्कुल, जब हम बिल्कुल। जैसे वैक्सीन संवाद की भी बात जब आती है, जी बिल्कुल। तो उसमें जब बड़ा बंगाल का हमने जिक्र जी। किया, हेलीकॉप्टर से मैंने वैक्सीन जी, जी, पहुंचाई। बिल्कुल। रोडरा कुआर में लोग 4-4, 5-5, 6-6 घंटे उन्होंने पैदल चल के जी। पंडार, चाखा, जी बिल्कुल। जिस कून से पैदल चलते थे वो लोग, और वहाँ पे वैक्सीन पहुँचाते जी। थे। एंड इस सब के बावजूद वैक्सीन वेस्टेज हमारा -2.25% जी, रहा। जी, -2.25% का मतलब ये कि हमने, अगर हमारे पास हमको एक वायल में 10 डोज होते हैं जी, नॉर्मली, जी, 10 जी। से 11 के बीच में होते जी, हैं। जी सो हमने 100 वायल अगर हम यूज़ किए तो 100 के अगेंस्ट हमने 2.25 वायल एक्स्ट्रा उसी के अंदर से निकाल के लोगों को टीका लगा दिया। जी जी सो ये एक हमारे लिए बड़ी उपलब्धि हम इसको मानते हैं जी। कि हमने वैक्सीन को वेस्ट किए वेस्ट बिना, किए बिना, डिस्पाइट जी। इतनी चैलेंजेस, जी 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 हमने उनको अचीव किया। हमारे लोग, एंड हेल्थ की ही नहीं बात करता हूँ, जैसे नॉर्मली थुनाग में एक सिचुएशन थी कि वैक्सीन लेके गाड़ी जा रही थी, बारिश हो रही थी, पेड़ गिर गया, जी रास्ता बंद हो गया। जी सो ड्राइवर हो सकता है वेट भी कर सकता था, वापस चला जाता, बट ड्राइवर ने सोचा नहीं, मुझे जाना नहीं, जी वो खुद चल पड़ा पैदल जी और वैक्सीन के डब्बे लेकर वैक्सीनेशन सेंटर पे पहुंचा जी और वो वैक्सीन वहाँ पर उसने इस्तेमाल पहुंचाई की। और इस्तेमाल करवाई। जी सो इस तरीके के हर व्यक्ति हमारे तंत्र में, हर छोटे क्लास 4 से लेकर डॉक्टर तक, हमारे टीचर्स, जी डेटा एंट्रीज की, जो हमारे रिमोट क्षेत्र हैं वहाँ पर डेटा एंट्री की बड़ी दिक्कत होती थी जी कि कहीं इंटरनेट नहीं चलता। जी जी सो जी। वो मैनुअली नोट डाउन करते थे, जी, फिर जी, कहीं जी। स्टेशन पे आके फिर फ़ोन करके बताते कि जी ये लोग हमारे जिनको है टीका लगा जी। है, तो प्लीज़ आप इसको कोविन पोर्टल पर चढ़ाइए। जी 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 वो डाटा उन्होंने रेगुलर बेसिस पे कोविन पोर्टल पर अपडेट किया, सो दैट जी। हमें पता चल पाया कि हाँ इतने लोगों को टीका लग गया। जी हर क्षेत्र में, हमारे हर ज़िले में इस तरीके के इंडिविजुअल स्टिक एफर्ट्स, जी जी सिस्टम के सभी लोगों के एफर्ट्स जब जी। लगे, जी तो हम लोग इस लक्ष्य को हासिल कर पाए हैं। जी बिल्कुल। जो जितने भी विभाग हैं, उनके कर्मचारी हैं, उनकी जो कर्मठता है, उसके बाद ही ये लक्ष्य हम हासिल कर पाए हैं। और हमारे दर्शकों को बता दें कि हेमराज बैरवा जी डीसी किन्नौर भी रह चुके हैं और ऐसे में वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों से सर भली भांति परिचित होंगे। तो सर और कोई ऐसा किस्सा किसी स्वास्थ्य कर्मी का जिसने बहुत सारी परेशानियों के बावजूद भी अपनी ड्यूटी को कंटिन्यू रखा हो टीकाकरण अभियान के दौरान? एक नहीं, अनगिनत ऐसे किस्से हैं। एक किस्सा तो कर्मो देवी का ही है जी ऊना में। जी उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था, डॉक्टर ने बोला 4 हफ्ते रेस्ट करना है। उनको 1 हफ्ते बाद लगा कि नहीं अब हो गया, ठीक है, जी वो वापस ड्यूटी पे आ गई जी और उन्होंने कंटिन्यूस टीका लगाना शुरू छोड़ा कर- नहीं, उन्होंने वो कंटिन्यूस टीके लगाती रही। जी सो ऐसे एग्जाम्पल हमारे पास काफ़ी हैं। जी मतलब जो कुछ एग्जाम्पल चलो हमारे नोटिस में आ जाते जी हैं, जी जी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो साइलेंट वर्कर्स के रूप में काम करते काम करते रहते हैं और वही उनके लिए एक मोटिवेशन है। और हम उन सबको हम सैल्यूट करते हैं कि जी। उन सब की बदौलत ही हम लोग इस मुकाम पर पहुंच पाए। जी। और अब अभी की हम बात करें तो अभी किस तरह की और तैयारियां चल रही हैं? आगे जो टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है उसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग क्या कुछ नया करने का प्लान कर रहा है? अब हमारा प्लान यही है कि जो सेकेंड डोज का लक्ष्य हमें दिया गया है, जी। उस लक्ष्य को हम समय में पूरा करें। जी समय में पूरा करने में जो अब सबसे बड़ा चैलेंज हमें जो आएगा, ऑफ कोर्स वो ज्योग्राफिकल जी, चैलेंज तो जी। हमारे रहेंगे जी, हमें जी, वैक्सीन बिल्कुल। दोबारा उन्हीं क्षेत्रों में पहुंचानी बिल्कुल, पड़ेगी। बिल्कुल। अच्छा, लोग माइग्रेट भी करते हैं, जी। लोगों का मूवमेंट भी होता है, उसको हम थोड़ा ना रोक सकते हैं। जी अब लोगों को एडवांस सूचना जाए, जी चाहे उसको हमारे फील्ड की टीम्स कांटेक्ट करें जी एंड उसको टीकाकरण केंद्र पर लाएं जी और वहाँ पे उसी जगह, नॉर्मली होता है कि जैसे मैंने जिस जगह टीका लगवाया, मेरी उम्मीद होती है कि 84 दिन बाद मैं उसी जगह जाकर दोबारा टीका लगवा लूँ। एक नॉर्मल इंसान की टेंडेंसी होती है। जी हमारी सेशन प्लानिंग उस तरीके से हो, जी हमारे मैसेज में गंभीरता हो, जी मैसेज रिपीटेड तौर पर मैसेज लोगों के पास पहुँचे, जी जहाँ पर नेटवर्क नहीं है वहाँ पर टीम्स पहुँचे,
जी। हम लोग ऐसा हो कि जैसे जिसका जिस दिन 84वां दिन पूरा हो रहा है उसके 1-2 दिन के अंदर वो व्यक्ति अपना टीका लगवा ले। जी। सो इस तरीके की हमें स्ट्रेटेजी हम लोग तैयार कर रहे हैं। जी। और मैं समझता हूँ कि जैसा हमारा अभी ट्रेंड चला भी है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 23 लाख हमारे सेकेंड डोज लग चुके हैं। जी। जी। जो मैंने पहले भी बताया था। जी। सो अब हमारा बचा है लगभग 30-32 लाख के आसपास हमें और डोज सेकेंड डोज लगाने हैं। तो उसके लिए हमें इसी तरीके की स्ट्रेटजी के साथ रेगुलर समय पे हम डायनामिकली इसको रिव्यू करते रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, निर्देश में हम लोग रेगुलरली उनको भी ब्रीफ करते रहेंगे और वो भी डेफिनेटली इसको रिव्यू करते रहेंगे। तो डायनामिक रूप से नई नई स्ट्रेटजी हमारी आती रहेगी। जैसे जैसे चैलेंजेस हमें लगेगा कि कुछ ये नया एकदम से कुछ ऐसी चीज़ सिचुएशन है जिसको हम अलग तरीके से उसको हम हैंडल करना चाहिए, उसमें हम उस तरीके से उसको एड्रेस करेंगे। एंड मैं समझता हूँ कि आज हम जिस पोजीशन में हैं और आगे जिसको हम फोर्सी कर पा रहे हैं, हमारे लिए नवंबर तक का लक्ष्य चुनौतीपूर्ण जरूर रहेगा, लेकिन हम इसको अचीव कर पाएंगे। जी, अगर आपने यहाँ पर बात कही है कि आप मैसेज बार बार कन्वे करेंगे, लेकिन अगर बात करें जो बहुत रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पर नेटवर्क की बहुत दिक्कत है, तो ऐसे में उन परिस्थितियों में किस तरह से वो मैसेज कन्वे किया जाएगा कि वो लोग भी ना भूलें कि उनका जो सेकंड डोज है वो उन्हें लगना है और उन्हें समय पर भी वो लगाना है? इस पे जैसे बता रहा हूँ मैं आपको कि जो हमारी टीम है हेल्थ की, तो हमारा प्लान ये है कि जो आशा वर्कर है क्षेत्र की, उस आशा को हम लिस्ट बना के देंगे कि भाई ये लोग हैं जिनका वैक्सीन डोज या तो लगने वाला है या ड्यू हो गया है। भाई हम एक नॉर्मल हमारे कोविन में भी एक फैसिलिटी है कि जिनको लगना होता है उनको मैसेज आता है। कहीं जैसे आप बता रहे हैं कि मैसेज नहीं मिल पा रहा, नेटवर्क की वजह से नहीं मिल पा रहा, या कोई और वजह होगी जिस वजह से उनको पता नहीं चल पाया, तो हमारी आशा के पास हम दोनों लिस्ट देंगे। जो एक होगी ओवरड्यू लिस्ट जिसको हम कहते हैं कि 84 दिन हो गए, एक होगी जो एडवांस वाली लिस्ट होगी जिनके लिए किनको लगना है। उन दोनों लिस्ट के साथ आशा और वो जो टीम है वो फील्ड में जाएगी एंड वहाँ पर एक आशा के पास रफली 1000 लोगों का क्षेत्र होता है। 1000 का मतलब मान लीजिए कि 200 से 300 घरों की बस्ती होगी या घर होंगे, 2-4 गांव होंगे उसके अंदर, तो उसके लिए बड़ा आसान होता है। तो वहाँ पर वो जाकर लोगों को बताएगी कि आज यहाँ पे आपका टीकाकरण का केंद्र स्थापित किया गया है, आप में से इतने लोग हो जिनको टीका लगना है, आप जाइए और टीका लगवाइए। सो मैन टू मैन, डोर टू डोर हमारा जब कॉन्टैक्ट इसमें हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमें उसमें भी कामयाबी मिलेगी, डिस्पाइट वहाँ पे नेटवर्क का अगर कवरेज का प्रॉब्लम हुआ तो। जी बिल्कुल, और ये लगातार यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग भी प्रयास कर रहा है, लेकिन जब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गांव से आते हैं जिन्हें रजिस्ट्रेशन शब्द का अर्थ भी पता नहीं होता है, तो ऐसे में क्या इसको लेकर के भी कोई परेशानी आई थी कि लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे थे या फिर उन्हें इस चीज़ का ज्ञान नहीं था और फिर भी उनके लिए जो ये सारी सुविधाएँ उपलब्ध करवाई गई? हाँ, ये एक पॉइंट था कि प्रदेश में जब शुरुआत में वैक्सीनेशन चला तो ऑनलाइन बुकिंग का सिस्टम था और ऑनलाइन बुकिंग के सिस्टम में हमारे खासकर रूरल क्षेत्र में थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। जरूर जो युवा थे वो थोड़े तेज थे, वो कर पाए, लेकिन जो बुजुर्ग थे, जो थोड़ा सा एज ग्रुप उनका ज़्यादा था, तो उनको थोड़ी मुश्किल हुई। तो बाद में प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि नहीं, हम लोग ऑनलाइन बुकिंग जो है वो जहाँ पर टीका लग रहा है वहीं कर लेंगे। तो उसके लिए हमने हमारे अलग से लोग बैठाए और जैसे जो हमने कहा कि भाई आप आइए, कोई बात नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आप आ जाइए। वहीं पर व्यक्ति हमारा जो बैठा था उनसे डिटेल लेता था, उनकी एंट्री करता है और सिस्टम में एंट्री चढ़ गई, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वहीं पे स्पॉट पे ही हो गया और उनका टीका लग गया। जी बिल्कुल, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा साथ दिया है स्वास्थ्य विभाग ने उन लोगों का जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे थे, जो खास करके जो ग्रामीण इलाके से संबंध रखते थे, और ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें स्मार्टफोन्स इस्तेमाल करने नहीं आते हैं, जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते हैं। तो स्वास्थ्य विभाग ने ऑन द स्पॉट पर भी उनका जो है रजिस्ट्रेशन करवाया है और उनका टीकाकरण यहाँ पर करवाया है। तभी अब जो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश ने लक्ष्य हासिल किया है, तो पूरे देश भर में हिमाचल प्रदेश की वाहवाही हो रही है। तो निश्चित तौर पर जो पूरे हिमाचल प्रदेश की सारी जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, साथ ही साथ जो हिमाचल के लोग हैं, वो भी यहाँ पर जो है बधाई के पात्र हैं। तो सर, पूरी प्रदेशवासियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे इसको लेकर? संदेश मेरे हिसाब से सभी, चाहे शीर्ष नेतृत्व से की बात करें, चाहे प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व की बात करें,
सभी तरफ से मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है जी कि वैक्सीनेशन चल रहा है, जी लेकिन हमें वो दवाई भी और कड़ाई भी जी का मंत्र भूलना नहीं चाहिए। वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। जी हम लोग उसका ध्यान रखें। जी हमारी आर्थिक सामाजिक गतिविधियां हैं, जी हम उस तरीके से कैरी आउट करें जिसमें इनका पालन सुनिश्चित हो, जी ताकि हम लोग आगे आने वाले समय में इस महामारी से बच के जी, रहें, हमारे नियर एंड डियर वंस जी, सभी बच के रहें, जी, और एक आगे स्वस्थ एंड सुखी समाज की कल्पना जो हमारे जो पूर्वज करके गए हैं, हम लोग सोचते हैं, हम सब इस बारे में बड़े कॉन्शियस रहते हैं जी। कि नहीं, हमारे प्रदेश में या हमारे क्षेत्र में किसी जी, तरीके का जी, कोई बिल्कुल, बिल्कुल। नेगेटिव माहौल, नेगेटिविटी ना फैले, जी जी हम आगे आर्थिक रूप से प्रगति करें। जी, जी। वो तभी संभव है जब हम इस मूल मंत्र का जी। पालन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हेमराज जी इस महत्वपूर्ण संदेश के लिए। तो विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में हिमाचल प्रदेश देश का सिरमौर बना है और वैक्सीन हमें कोरोना से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता तो देती ही है, बावजूद इसके हमें ये ध्यान रखना है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी नियमों का सही तरीके से पालन किया जा सके, क्योंकि महामारी के इस दौर में गफलत परेशानी में डाल सकती है। तो आप लोग भी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।